हेलो गाइस, हम हमारी सीरीज़ दिसन काउंसिल्स यूनिफाइड ग्रेड सर्विस रूल्स 2020 के एपिसोड नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप ज़रूर देखिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। अपना एपिसोड शुरू करने से पहले हम कुछ पुराना रिव्यू कर लेते हैं। हमने अब तक 17 रूल्स पढ़ लिए हैं कि जिसके अंदर हमें यह समझ आ गई है कि एसयूजी सर्विस का ढांचा क्या होगा, एसयूजी सर्विस में अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी, प्रमोशन किस तरीके से होंगे, और मज़ीद ये कि उसके अंदर प्रोबेशन पीरियड किस तरीके से काउंट होगा और कन्फर्मेशन किस तरीके से होगी। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं और शुरू करते हैं कि अब सीनियरिटी किस तरीके से बनेगी और मज़ीद क्या क्या रूल्स हैं। आज इंशाअल्लाह हम टोटल के टोटल रूल्स कंप्लीट कर लेंगे। आइए चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। थैंक यू। पार्ट 4 प्रोबेशन, कंफर्मेशन एंड सीनियरिटी का रूल नंबर 18। रूल 18 सीनियरिटी बनाने के तरीक़ेकार को वाज़े करता है। रूल 18(1) के ज़रिए ये बताया गया है कि हर ग्रुप में हर बेसिक पे स्केल की अलग अलग सीनियरिटी होगी, और रूल 18(2) उसमें ये बताता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी हर साल जनवरी के महीने में सीनियरिटी इशू करेगी या फिर उस सीनियरिटी को रिवाइज करेगी। रूल 18(3) हमें ये बताता है कि सब रूल 4 में बताई गई बातों के अलावा सीनियरिटी फ़कत और फ़कत डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट के ज़रिए से ही बनाई जाएगी। अब रूल 4 क्या कहता है, आइए देखते हैं। रूल 18 का सब रूल 4 ये बताता है कि सीनियरिटी बनाते हुए मंदरजा झेल चीज़ों को मलूज़े खातिर रखना होगा। पहला ये कि जो भी शख्स पहले सिलेक्शन में सेलेक्ट होगा वो बाद वाले सिलेक्शन से हमेशा सीनियर रहेगा। अगर कोई शख्स अपॉइंटेड बाय प्रमोशन हो इस बिना पर कि उसे लोअर बेसिक स्केल में इंटर सी सीनियरिटी दी गई थी, तो वो इंटर सी सीनियरिटी उसकी आने वाले प्रमोशन स्केल में भी मेंटेन होगी। इसके अलावा मज़ीद ये कि अगर एक ही वक्त में 2 अफराद अपॉइंट होते हैं, एक अपॉइंटमेंट बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट के ज़रिए से और दूसरा अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन के ज़रिए से, तो अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन के ज़रिए से अपॉइंट होने वाला शख्स अपॉइंटमेंट बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट से सीनियर शुमार होगा। मज़ीद ये कि सेम डेट में अपॉइंट होने वाले अफराद में से जिसकी उम्र बड़ी होगी वही सीनियर शुमार किया जाएगा। रूल 18(5) हमें ये बताता है कि अपनी बारी के बाद प्रमोशन पाने वाले शख्स को इंटर सी सीनियरिटी मिलेगी, लेकिन उसकी वजूहात मंदरजा झेल होनी चाहिए, यानी उसका प्रमोशन इस वजह से नहीं हुआ हो कि उसकी सीनियरिटी अंडर डिस्प्यूट हो, या फिर वो डेपुटेशन पर किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, ट्रेनिंग पर गया हुआ हो या छुट्टियों पर हो, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग था और अब वो ख़त्म हो गया और वो प्रमोट हो गया, या फिर उसका प्रमोशन किसी भी वजह से डेफर हो गया था, इल्ला ये कि वो प्रमोशन के लिए अनफिट करार ना दिया गया हो। तो इन तमाम सूरतों में अगर कोई शख्स अपनी बारी के बाद में प्रमोशन पाता है तो वो अपने जूनियर से ऊपर सीनियरिटी क्लेम कर सकता है और वो ऊपर सीनियरिटी में आ जाएगा, उसे इंटर सी सीनियरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ से एसयूजी सर्विस रूल्स 2020 का पार्ट 5 शुरू हो जाता है कि जिसके अंदर कुछ मुख्तलिफ रूल्स एक साथ इकट्ठे किए गए हैं। रूल 19 सर्विस बुक और ACR की मेंटेनेंस के हवाले से है। रूल 19(1) के मुताबिक सर्विस बुक का रिकॉर्ड या कॉन्फिडेंशियल एनुअल रिपोर्ट ACR वगैरह हर मेंबर के हवाले से मेंटेन होगी और वो उसी तरीके से रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी कि जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट बोर्ड इसको बनाना चाहेगा या जो तरीक़ेकार लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मुख्तस करेगा। रूल 19(2) के हिसाब से किसी भी
मेंबर को या किसी भी एसयूजी के मुलाजिम को उसकी एसीआर तक रसाई मुमकिन नहीं होनी चाहिए। मज़ीद ये कि अगर एसीआर में उसके ख़िलाफ़ कोई भी एडवर्स रिमार्क्स यानी उसके अगेंस्ट में कोई बात लिखी हुई है तो वो उसको इन्फॉर्म करनी चाहिए और उसे मौका देना चाहिए कि या तो वो अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करे या फिर वो अपने तरीक़ेकार को चेंज करे, यानी जिस मिस्टेक का, जिस गलती का बताया जा रहा है वो उस गलती को दूर कर ले। रूल 19(3) ये बताता है कि सर्विस बुक बनाने का वही तरीक़ेकार अपनाया जाएगा जो सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से इजरा किया जाएगा। रूल 19(4) हर एक मुलाजिम को पाबंद करता है कि वो अपनी सर्विस बुक में अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क का इंदराज करे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाए और अपने दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स भी सर्विस बुक पर दर्ज करे और उसे अपने रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाए। रूल 20 सस्पेंशन के हवाले से है। रूल 21 हमें ये बताता है कि कोई भी एसयूजी का मेंबर कि जिसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग में हो, किसी भी कानूनी अदालत में चालान उसके खिलाफ जमा हो गया हो, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज हो या फिर वो पुलिस की कस्टडी में हो, तो अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी तसव्वुर करे कि ज़रूरी है तो फिर वो उसे अंडर सस्पेंशन रख सकती है। दूसरा ये कि अगर 3 महीने उसकी सस्पेंशन को गुजर जाए तो फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी अपनी हायर अथॉरिटी के पास इसके मैटर को रेफ़र कर देगी और उससे मज़ीद जो है वो गाइडलाइन मांगेगी। और अगर हायर अथॉरिटी ऐसा समझे कि इसका मज़ीद सस्पेंड रहना ज़रूरी है तो फिर वो इसकी सस्पेंशन पीरियड को मज़ीद भी एक्सटेंड कर सकती है और जब एक्सटेंड किया गया पीरियड ख़त्म हो जाए तो फिर वो इसके केस को रिव्यू कर सकती है और मज़ीद आगे इक़दामात कर सकती है। रूल 23 ये बताता है कि अगर कोई भी मुलाजिम कन्विक्टेड पाया जाए तो उसे फ़ौरन सस्पेंड कर दिया जाए उस वक्त तक कि जब तक वो दोबारा सर्विस पे बहाल होने का अहल ना हो जाए या इस हवाले से कोई मज़ीद डिसीशन ना आ जाए। रूल 24 ये बताता है कि कोई भी मुअत्तल मुलाजिम अगर बाइज़्ज़त तौर पर तमाम इल्ज़ामात से बरी हो जाए तो उसे फ़ौरन रीस्टेट कर देना चाहिए, यानी दोबारा नौकरी पर बहाल कर देना चाहिए और जितना अरसा भी वो मुअत्तल रहा है उस तमाम अरसे को उसकी ड्यूटी में शामिल तस्वुर किया जाए और वो उसकी तनख्वाह का भी हकदार होगा। मज़ीद ये कि अगर उसमें उसके साथ कोई और नाइंसाफ़ी भी पेश आई है, मिसाल के तौर पर उसका प्रमोशन अगर नहीं हो पाया और उसके जूनियर्स प्रमोट हो गए तो उसे भी उसी दिन से प्रमोटी तस्वुर किया जाएगा और उसे हायर पोस्ट में उसी दिन से समझा जाएगा जिस दिन से उसके जूनियर्स चले गए या जिस दिन से उसका हक बनता था प्रमोशन का। मगर जितना अरसा वो लोअर स्केल में सस्पेंड रहा है उतने अरसे का सस्पेंशन पीरियड की सैलरी उसे लोअर स्केल की ही मिलेगी, वो उसे हायर स्केल की नहीं मिलेगी। मज़ीद रूल 20 हमें ये बताता है कि अगर किसी मुलाजिम के ख़िलाफ़ कोई केस डिसमिस हो जाए कि जिसके अंदर कोई रिकमेंडेशन, कोई सजेशन मौजूद ना हो, इल्ला वो इस वजह से डिसमिस हो जाए कि उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए या फिर किसी और वजह से भी, तो उसे बाइज़्ज़त बरी ही समझा जाएगा और उसकी भी उसी तरीके से सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। प्रमोशन अगर राइट बनता है तो मिल जाएगा और उसे हायर स्केल की सैलरी नहीं मिलेगी मगर उसे सस्पेंडेड पीरियड में लोअर स्केल की जो सैलरी थी वही मिलेगी। रूल 20 का सब रूल 5 हमें ये बताता है कि अगर कोई शख्स डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में या फिर ट्रायल कोर्ट में वो बरी हो जाए प्योरली टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर या फिर उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए मगर वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी ना हो, तो ऐसी सूरत में
उसका एब्सेंस पीरियड जो कि सस्पेंशन की वजह से गुजरा है वो एज अ ड्यूटी ट्रीट नहीं होगा, मगर ये कि अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन रिटर्न उसका रीज़न मेंशन करके डायरेक्ट करे कि ये हो सकता है तो फिर हो जाएगा। यानी ऐसे शख्स को सस्पेंशन पीरियड की सैलरीज वगैरह मिलना भी मुश्किल हो जाएगी। रूल 21 ये बताता है कि किसी भी एसयूजी के ऑफिसर को या एम्प्लॉय को ये इजाज़त नहीं है कि वो खुद अपनी ड्यूटी से छुट्टी करे। दूसरी ये बात भी है कि कोई भी एसयूजी का अफसर बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन के अपनी ऑफिस या अपना स्टेशन, अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा मज़ीद ये कि अगर कोई एसयूजी का ऑफिसर या एसयूजी का मेंबर मुसलसल 3 साल गैर हाजिर रहे तो फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट एसयूजी सर्विस में यानी सरकारी नौकरी ख़त्म समझी जाए। रूल 22 यहाँ बताता है कि एसयूजी के मेंबरान को वही तनख्वाह और अलाउंसेस मिलेंगी कि जो गवर्नमेंट वक्तन फ़वक्तन सिविल सर्वेंट्स के लिए मुख्तस करती है। रूल 23 हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। रूल 24 की तरफ आते हैं। रूल 24 ये बताता है कि गवर्नमेंट सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की कंसल्टेशन के साथ अगर चाहे तो इन रूल्स में आसानी कर सकती है, वो भी किसी मखसूस बंदे के लिए अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि इन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं या उसके ऊपर मुसीबत का बाइस बन सकती हैं। इसलिए किसी एक इंडिविजुअल के लिए भी इन रूल्स को गवर्नमेंट रिलैक्स कर सकती है। रूल 25 गवर्नमेंट को ये इख्तियार देता है या अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ये इख्तियार देता है कि वो अपने पावर्स किसी भी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को मुख्तस कर सकते हैं। रूल 26 ये इंडिकेट करता है कि एसयूजी सर्विस का मेंबर अपनी तनख्वाह और अपनी मराआत उसी काउंसिल से रिसीव करेगा, उठाएगा कि जिस काउंसिल में वो सर्व कर रहा है, और उसी पीरियड के लिए उठाएगा कि जितना पीरियड उसने सर्व किया है या उसने क्लेम किया है। रूल 27 इंडिकेट करता है कि कोई भी एसयूजी का मेंबर जब लीव पर चला जाए, छुट्टी पर चला जाएगा, तो वो अपनी तनख्वाह उसी कंसर्न काउंसिल से उठाएगा कि जहां से लीव पर गया होगा, या फिर वो एसयूजी फंड के ज़रिए भी उठा सकता है। रूल 28 ये बताता है कि एसयूजी सर्विस का जब कोई मेंबर रिटायर हो जाएगा तो वो रिटायरमेंट की पेंशन एसयूजी पेंशन फंड से उठाएगा। रूल 29 के ज़रिए से एसयूजी सर्विस रूल्स 1982 मनसूख हो गए हैं। अब उनकी कोई भी वक़्त बाकी नहीं रही है। अब यहाँ पर एसयूजी सर्विस रूल्स 2020 कंप्लीट हो जाते हैं। हमने तमाम एसयूजी सर्विस रूल्स को पढ़ लिया है, मगर अगर हम इनमें गौर करें तो हमें ये नज़र आता है कि इसके अंदर बहुत सारे मैटर्स, मिसाल के तौर पर अवेटिंग पीरियड, ज्वाइनिंग टाइम, टाइम स्केल, टीएडीए वगैरह शामिल नहीं है। तो इन तमाम मैटर्स के लिए रूल 23 हमें ये बताता है कि कोई भी ऐसा मैटर कि जो इन रूल्स में मौजूद नहीं है, एसयूजी मेंबरान के लिए उन्हीं रूल से लिया जाएगा कि जो गवर्नमेंट ने सिविल सर्वेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब किया है। थैंक यू। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में अपेंडिक्स को डिस्कस करेंगे कि जो एसयूजी सर्विस रूल्स 2020 में साथ मुंसलिक है। इसके अलावा आपके पूछे गए सवालात पर भी अपना रिसर्च वर्क आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सवाल हो या कोई तजवीज़ हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।